ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने कैपेसिटर क्या होता है पढ़ लिया था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे ऐसे सोचने का, हाँ या ना तो बताई दो। क्या था कैपेसिटर? चार्ज को स्टोर कर लेता है, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर लेता है। उसका मोटिव क्या है? कैपेसिटर का मोटिव क्या है? क्यों है कैपेसिटर? चाहिए क्यों कैपेसिटर? हाँ, कौन से फ्लक्चुएशन? वोल्टेज के, करंट की फ्लक्चुएशन। किस तरह की करंट की बात कर रहे हैं हम लोग? और डीसी, डीसी में क्या नहीं होता, तो फिर कैपेसिटर जरूरत ही नहीं कैपेसिटर की। इसको थोड़ा सा आगे अपन टेक्निकल भाषा में भी समझेंगे, कैपेसिटर हम डीसी में क्यों इस्तेमाल नहीं करते, बट डीसी में हम यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और हम करते भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा भी है कि हम कर नहीं पाते हैं, ये भी बात है, क्योंकि वहां कैपेसिटर डीसी में काम करेगा तो वो काम ही नहीं करता एक्चुअली में। तो जब हम चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर देखेंगे समझेंगे तब ठीक तरीके से इसके बारे में बात आएगी। तो कैपेसिटर बेसिकली अगर हम बात करें तो जो मोशन में, जो रेल के मोशन में एक फ्लाई व्हील होता था, तब बेसिकली छोटे टाइम के लिए एनर्जी स्टोर कर लेता है वो। बैटरी में क्या होता है, आप एनर्जी स्टोर कर लो और देर तक लेते रहो, जबकि कैपेसिटर में ऐसा नहीं होता। कैपेसिटर में तुमने चार्ज किया और फिर तुरंत ही उसको डिस्चार्ज होना है, फिर चार्ज होना है, फिर डिस्चार्ज होना है, फिर चार्ज होना है, फिर डिस्चार्ज। जबकि बैटरी में एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हो। जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज को स्टोर करता है, लेकिन बैटरी में क्या होता है, केमिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी काय में बदलती है? इलेक्ट्रिकल, वो पूरा अलग है। मतलब कई बार लोगों को लगता है ना सर वो चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसे तो बैटरी भी होती है, ऐसे लगता है कि नहीं लगता? फिर लोग क्या कहते हैं, इसका जवाब क्या देंगे हम उन लोगों को? क्या दोगे? बैटरी में तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और कैपेसिटर में क्या होता है, मतलब चार्ज स्टोर हो, तो कंडक्टर है, खाली कंडक्टर है वो, तो चार्ज दो और बस बन गया कैपेसिटर। क्या हमारी पृथ्वी कैपेसिटर है? कर सकती है। तो कौन कैपेसिटर होता है? जो भी चार्ज, जिसको जो भी स्टोर कर ले कैपेसिटर। अब फिर कैपेसिटर सिंपल वाला हमने पढ़ लिया था, समझ में आ गया साधारण कैपेसिटर क्या है। फिर आते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। व्हाई डू वी नीड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? चाहिए क्यों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए नहीं, चार्ज तो हम सिंगल प्लेट में भी स्टोर कर सकते हैं ना, दो प्लेटें क्यों चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से? मतलब एक फाइनाइट स्पेस में रहती हैं। मतलब अगर तुम सिंगल कैपेसिटर लोगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पूरे में रहेंगी, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल उन्हीं के बीच में फाइनाइट स्पेस में रहती हैं, एक खास जगह पर रहती हैं। इसीलिए हम दो कंडक्टर आजू बाजू रख लेते हैं, एक को चार्ज देते हैं, दूसरा ड्यू टू इंडक्शन चार्ज हो जाता है, फिर उसका जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको बाहर निकाल देते हैं। दिस वे हम कैपेसिटर को कहते हैं बन गया, चार्ज कर लिया कैपेसिटर को। तो अभी हम बात कर रहे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज अ पेयर ऑफ टू कंडक्टर्स ऑफ एनी शेप which are close to each other and have equal and opposite charge, ठीक है। अब कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर की बात आती है तो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, ठीक है ना। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ओके, तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम देखते हैं कि एक को हमने इधर से प्लस क्यू चार्ज दिया। अब वो तुम चाहे बैटरी से दे लो चाहे कैसे भी करके दे लो, तो इसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको पॉजिटिव देख के इधर क्या हो गया, सामने नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, ये इंड्यूस हो गया, इंड्यूस हो गया, और पॉजिटिव चार्ज पीछे आ गया। लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, अर्थिंग करने से क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज प्लस क्यू जो था ना, वो ऐसे करके पूरा किधर चला जाता है, अर्थिंग में। और इस प्रकार से सर्किट कंप्लीट रहेगा। तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नेट, अगर दिया तुमने, तो सामने वाले पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और सामने नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा सामने बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव तक। और इस फील्ड में अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो हाँ मूव करेगा, मतलब उसके पास एनर्जी आ जाएगी। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह की एनर्जी फील्ड है। कौन सी फील्ड है? एनर्जी फील्ड है। तो a capacitor gets charged when a battery is connected across the plates. Once capacitor gets fully charged, flow of charge carrier stops in the circuit, and in this condition potential difference across the plates of a capacitor is same
एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसको कहते हैं कैपेसिटर का फुली चार्ज होना। समझो जरा, एक बार कैपेसिटर को, एक प्लेट है उसको हमने कुछ चार्ज दिया Q, जब तुम Q चार्ज होगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, बोलो हाँ या ना। तो अब थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश और करता हूं, देखिएगा जरा। देखो जैसे कि हमने एक बैटरी ली, इसका पोटेंशियल है E, गॉट इट। फिर उसके बाद हमने एक कैपेसिटर की प्लेटें ली, इसको हमने चार्ज करना शुरू किया, तो इधर से चार्ज जाना शुरू हुआ, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, और सामने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। और जो बचा हुआ पॉजिटिव चार्ज है वो इस पे चला जाएगा। जैसे जैसे इस पे Q की वैल्यू बढ़ रही है, इस पे माइनस Q की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है उनके बीच में, बोलो हाँ या ना। वैसे वैसे उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल है V वो बढ़ेगा। बढ़ते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये V की जो वैल्यू है, ये जो बैटरी का पोटेंशियल है E के बराबर हो जाएगी। जब दोनों पोटेंशियल बराबर हो गए तो नेट करंट का फ्लो खत्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। दिस वे कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज्ड। कैसा हो गया कैपेसिटर? कंप्लीटली चार्ज हो गया। आई बात समझ में? कैपेसिटर हो गया कंप्लीटली चार्ज। मान लो फिर हमने ये बैटरी हटाई, ज्यादा पोटेंशियल वाली बैटरी लगाई, तो और चार्ज फ्लो होगा। कब तक? बराबर नहीं हो जाता। मान लो हमने बैटरी हटाई, छोटी बैटरी लगाई, अब वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा, उल्टा चार्ज का फ्लो होगा। अब उसका ज्यादा पोटेंशियल है, बैटरी कम पोटेंशियल है, उल्टा चार्ज का फ्लो होगा। कब तक? पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। समझ में आ गया? और मान लो हमने बैटरी हटाई और दोनों वायर को आपस में टच करा दिया, फिर क्या होगा? जब पूरा पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, मतलब चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मिलके नेट न्यूट्रल, डिस्चार्ज हो गया। नहीं आ रही बात समझ में? कंडेंसर लो पंखे का, उसको ऐसे ही अपने उसमें डालो प्लग में, तुम्हें कुछ नहीं होगा, चिंता नहीं करो, और बाहर निकाल लो, वो हो गया चार्ज। क्या हो गया? बस इतनी जल्दी। और फिर उसको क्या करो? टच। तो टच करने हल्की सी चिंगारी आएगी, चटाक सी आवाज आएगी, और वो हो गया डिस्चार्ज। इतना आसान है कैपेसिटर का चार्ज डिस्चार्ज। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब आते हैं हम लोग, ये C बराबर Q/V तो पढ़ ही लिया हमने, ठीक है। नेट चार्ज, अब जितना कैपेसिटर पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही कैपेसिटर पे, तो नेट चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज ऑलवेज जीरो। फिर हम चार्ज ऑन अ कैपेसिटर को प्लस Q को कहते हैं कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, प्लस Q। समझ गए? ठीक है। अब आते हैं कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम पता कैसे करते हैं। फाइंडिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, C की वैल्यू। हम लोगों ने शुरुआत ही ऐसी करी थी कि तुम ज्यादा चार्ज दोगे तो भैया पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, क्या आ गया? CV। अब C की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी? Q/V। यस और नो? अब मैं तुम्हें ये करने के मैथमेटिकली कुछ स्टेप बता रहा हूं, उनको गांठ बांध लो, ऐसे 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 गांठ बांध लो और जेब में रख लो, और वो बार बार यूज करना है तुम्हें। कहीं भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने की बारी आएगी ना, तुमको ऐसे ही यूज करना है। कहीं भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने की बारी आएगी, तुमको ऐसे ही यूज करना है। देखते हैं कैसे, क्या स्टेप है, कुछ अलग से नहीं है। स्टेप 1, सबसे पहले तो कैपेसिटर की प्लेट को चार्ज दो। किसी एक को दोगे, दूसरे में इंडक्शन हो जाएगा, उसको अर्थ कर देंगे तो प्लस Q माइनस Q, उस पर नेट चार्ज जीरो करके, लेकिन आ जाएगा, ठीक है। गिव 1 प्लेट चार्ज, जो तुम्हारा मन हो, तुमने Q दे दिया, ठीक है। एंड अर्थ, धन्यवाद आपका आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग आपके बड़े आभारी हैं कि आप कक्षा में पधारे हैं। तो कृपया करके आप कल से समय पर आए तो आए, अन्यथा ना आए, ठीक। आज की छुट्टी तुम्हारी। ऐसे ऐसे करने की क्या जरूरत है? जाओ, हो गया, जाओ।
पढ़ाई करो बैठ के कहीं पर। गिव वन प्लेट चार्ज क्यू एंड अर्थ अदर प्लेट। तुमने क्या करा, अदर प्लेट को अर्थ कर दिया। जब तुमने दूसरी प्लेट को वहां पर अर्थ कर दिया तो होगा क्या कि वो चार्ज हो जाएगा, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, एक्स्ट्रा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। हाँ, हो गया चार्ज, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। तो पता करो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना गॉस लॉ से सीख नहीं चुके, पहले सीख चुके? तो दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। प्लेटों के बीच में हमने क्या पता किया, इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर ली। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर प्लेटों के बीच में कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के कई सारे तरीके हैं, है ना। मेनली गॉस लॉ से लोग निकालते हैं, हम तो याद भी कर चुके हैं। जैसे पैरेलल प्लेट के लिए क्या आएगा, हाँ, सिग्मा अपॉन एफ, ठीक है। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का कोई रिलेशन है क्या, माइनस dv अपॉन dr इज इक्वल्स टू ई। वेरी गुड। और फिर v निकालना रहेगा तो इंटीग्रेशन e डॉट माइनस इंटीग्रेशन है, तो वेरी गुड। स्टेप 3, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स। कैसे, पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो डेल्टा वी बिटवीन प्लेट्स माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। देखो पोटेंशियल जो है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो तुम्हें अपने आप पता रहेगा कि प्लस प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा होगा माइनस का, तो माइनस वाले साइन की उतनी चिंता नहीं करना। माइनस आ जाए कभी पोटेंशियल, प्लस आ जाए, तो वो तुम्हारे कैलकुलेशन में तुमने किसको पहले माना किसको उससे फर्क पड़ता है। डेल्टा वी क्या होता है, V2 माइनस V1, तो तुम किसको V1 मान रहे किसको V2, उससे फर्क पड़ता है। तो कई बार करते हुए तुम इस चीज को मिस कर जाओगे, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको पता है प्लस प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा होगा और माइनस प्लेट का पोटेंशियल कम होगा, सो वो मैग्नीट्यूड से मतलब है। जैसे ही तुम्हारा डेल्टा वी आया, उस डेल्टा वी को कहां घुसा दो, और जो क्यू था उसको कहां घुसा दो, बस आ गया आंसर। सी की वैल्यू निकल आई। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्यू पर डिपेंड करता है क्या, अगर क्यू की वैल्यू बढ़ाएंगे तो सी की वैल्यू बढ़ेगी क्या, क्यू की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वी की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन क्यू अपॉन वी की वैल्यू सेम रहेगी। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो एक कांस्टेंट होता है। कैसा कांस्टेंट होता है भाई साहब, हाँ, फिजिकल कांस्टेंट होता है। इसका क्या मतलब हुआ, हाँ, मटेरियल पर डिपेंड करता है और शेप पर डिपेंड करता है, और बस ठीक है, फिजिकल चीजों पर डिपेंड करता है, इन्हीं सब पे, बना कैसा है क्या है, मतलब टंकी की तरह समझो तुम। तो कैपेसिटर में ढेर सारे बार तुम्हें समझने के लिए वाटर एनालॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये वाटर एनालॉजी क्या होती है, चार्ज को मानो पानी, कैपेसिटर को मानो पानी की टंकी, पानी के लेवल को मानो पोटेंशियल कैपेसिटर का, और इसी तरीके से तुम बता पाओगे। ठीक है, चलो अब आते हैं डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर कौन से हमारे सिलेबस। वैसे तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, हम लोग अभी वो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे ना, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे तरीके के होते हैं कैपेसिटर, जो होते हैं काफ़ी सारे तरीके के होते हैं। तो हम लोग को जो सिलेबस में वो, जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया अपना, दो प्लेटें ली, उनके बीच में कोई इंसुलेटर मटेरियल डाल दिया, बस बन गया कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा कैपेसिटर कौन सा आ जाएगा, स्फेरिकल। क्या करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर में, एक गोला लिया, उसके बाहर एक स्फेरिकल शेल लिया, एक स्फेयर और एक स्फेरिकल शेल। किसी एक को पॉजिटिव चार्ज दे दो, दूसरे को अर्थ कर दो, किसी एक को और दूसरे को, तो क्या हो जाएगा, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, कैपेसिटर की तरह काम करेगा। और तीसरा जो हमें करना है वो है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कैसे करेंगे, हाँ, एक सिलेंडर रख दो और बाहर सिलिंड्रिकल शेल रख दो एक, और किसी एक को पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को अर्थिंग कर दो, काम हो जाएगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएंगे उनके। क्लियर है कि नहीं है, चलो। तो अभी हम एक का कैपेसिटर निकालना शुरू करते हैं, किसका,
कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो अभी हमने बनाई थी। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले काम क्यू दिया, क्या भैया, ये तो कर ही चुके ना अभी तो हम। सबसे पहला काम है क्यू दे दो, अर्थिंग कर दो, ऑटोमेटिकली सामने माइनस क्यू आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ आ गई। ई सिंगल सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन प्लस के लिए टुवर्ड्स नेगेटिव और नेगेटिव के लिए भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ ही होगी। टुवर्ड्स नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स नेगेटिव होती है, पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव होती है, तो बेसिकली इन मिडिल में दोनों के लिए सेम हो गई। ऐसे में इधर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, नहीं समझे, इस तरफ प्लेट के और इस तरफ जीरो होती है। तो मोटिव हमारा जो था वो सफल हो रहा है, प्लेटों के बीच में इतनी जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका हम यूज कर लेंगे बाद में वो फ्लक्चुएशन को मिटाने में। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमारा हो ही गया, कहा गया। स्टेप 1 में क्या था, चार्ज देना, गिवन चार्ज Q टू अ प्लेट दे दिया, सामने वो हो गया, सब हो गया। स्टेप 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म है ये, कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इज यूनिफॉर्म, और जो E की वैल्यू है वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों होगी, 2 एप्सिलॉन नॉट जुड़ करके 1 नहीं हो गया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। कोई बताएगा ये सिग्मा क्या है, क्या है, हाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू, अगर ये यूनिफॉर्मली फैलेगा प्लेट पे, Q डिवाइड बाय ए क्या है, किसका, प्लेट का, क्या है, प्लेट का है। Q क्या है, जो चार्ज तुमने दिया है, और एरिया प्लेट का तुमने जो प्लेट ली होंगी उनका होगा। अब वो एरिया तो बदलने नहीं वाला बीच रास्ते में, Q बदल सकता है, तो सिग्मा बदल जाएगा। ठीक है, बीच का मटेरियल यहां पर कुछ नहीं धरा हमने, तो एप्सिलॉन नॉट, कुछ मटेरियल रखते डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो वो K एप्सिलॉन नॉट हो जाता। आगे देखते हैं, हो गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। और ये कैसी है, कैसी है भाई साहब, हाँ कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके भाई, स्टेप 3 में क्या था, पोटेंशियल निकालना, कैसे, इंटीग्रेशन E डॉट डी, मैंने माइनस साइन को इज्जत नहीं दी, ध्यान रखना, और वेक्टर को भी मैं इज्जत नहीं दे रहा क्योंकि इधर से इधर की तरफ ऐसे है। अब E की वैल्यू तो यूनिफॉर्म है, बाहर आ गई, इंटीग्रेशन dr। अब ये dr क्या हुआ, हाँ dr बहुत छोटी सी डिस्टेंस हुई, इन प्लेटों के बीच की डिस्टेंस अगर टोटल डिस्टेंस स्मॉल d है और एरिया ऑफ प्लेट कितना है a, वो तो a तो लिख लिया, अब बीच की दूरी की बारी है, तो उनके बीच की दूरी स्मॉल d है, समझ रहे हो कि नहीं। अगर उनके बीच की दूरी स्मॉल d है तो ये जो dr है ना वो इधर छोटी सी डिस्टेंस है, छोटी सी डिस्टेंस जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस छोटा सा dv आया था। तो डेल्टा भी निकालना है हमारा, कैसे आएगा, सारे dr जोड़ेंगे तो d नहीं बनेगा, बोलो, तो डेल्टा v की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, q d अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, बोलो हाँ या ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी जगह लेकर के। अब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, बोलो, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। Q कितना हो गया, वो तो Q है, V कितना हो गया, Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q उड़ा दिया, तो C इज इक्वल्स टू कितना हो गया,
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बीच में मीडियम क्या है? कुछ नहीं। एप्सिलॉन नॉट ये कौन सा कांस्टेंट है? परमिटिविटी है। ये काहे पर डिपेंड करता है? काहे पर निर्भर करता है? मटेरियल पे। मीडियम बीच में कौन सा भरा है प्लेटों के बीच में? ए क्या है? वे ये काहे पे डिपेंड करता है? वो तो साइज और शेप हो गया। स्मॉल डी क्या है? बीच की दूरी। साइज और शेप हो गया। तो बेसिकली स्मॉल जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैपिटल सी है, ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये बेसिकली जो है फिजिकल और उसका शेप और साइज का कांस्टेंट हो गया। डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू एंड वी, जितना चार्ज देना है दे लो। हाँ, असली में कैपेसिटर फेल हो जाता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या बता रहा था कि हमने और बैटरी लगा दी, और पर एक लिमिट होती है। फिर क्या होता है? चार्ज लीक करता है। क्या करता है? चार्ज। इसका मतलब होगा कि जब तुम प्लेट पर देते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो चार्ज, तो वो चार्ज अब जंप मारने लगेगा प्लस प्लेट से माइनस प्लेट पे। और एक बार उसने जंपिंग मारी, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। फिर सारा चार्ज जंप मार जाएगा। फिर क्या होगा? फिर कहानी खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड बंद, खत्म। अरे जिस 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 मोटिव के लिए तुमने रखा है वो मोटिव फेल हो गया ना तुम्हारा। नहीं समझ में आया? सारा चार्ज जंप मारने लगा। तुम तो चाह रहे थे जंप ना मारे, बस बीच में फील्ड बना ले, लेकिन तुम हद से ज्यादा पोटेंशियल दे दोगे तो मान ही नहीं रहा भाई साहब। भरे जा रहे हो, उसमें पानी भरे जा रहे हो, पर टंकी में पानी, टंकी फट नहीं जाएगी। ऐसे ही होता है। इसको कहते हैं फेल होना। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? कोई समस्या? चलो भाई, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना आया? पक्का? क्या आप स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल पाओगे? कैसे निकालेंगे? क्या है स्टेप 1? हाँ, क्या? मान लो किसी को चार्ज दिया तुमने, क्या बातें करना है चार्ज निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट चार्ज क्यों निकालना? चार्ज दो पहले उसे। तो मान लेते हैं हमने अंदर वाले को चार्ज दे दिया प्लस का क्यू, ठीक है? तो बाहर वाले पर ऑटोमेटिकली सामने आ गया माइनस का क्यू, और मैंने इसको कर दिया क्या? तो जो प्लस का क्यू है वो इसमें चला गया। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां आएगी? प्लस क्यू से। अब मुझे देख करके बताओ जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ये वैल्यू है, ये हमारे पिछले वाले की तरह यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? क्या पहचान होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, क्या पहचान है? लाइनें कैसी हैं? पैरेलल है और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर है। पैरेलल है और इक्वल डिस्टेंस पर है। यहां पर जरा देख के बताओ, पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पे है क्या? बोलो। इस लाइन और इस लाइन को देखो, ये पैरेलल है क्या? कहानी यही खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताती हैं? क्या बताती हैं? क्या बताती हैं? क्यों होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? क्या काम है इनका? क्या काम है? क्या कर रहे हो यार तुम लोग? क्या काम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का? फक। फील्ड लाइंस का काम फोर्स बताना नहीं है। हाँ, और डायरेक्शन बताना और मैग्नीट्यूड बताना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताना और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना। क्या क्या बताना? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताना और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताना और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर है ये वाली बात? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? तो स्ट्रेंथ बताने के लिए हम क्या देखते हैं? उनकी डेंसिटी। और डायरेक्शन बताने के लिए टेंजेंट। तो डायरेक्शन तो यहां पर बड़े आसानी से दिख जाएगी। हर बार प्लस से माइनस, मतलब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है। और जो इनके बीच में पैरेलल तो है नहीं, मतलब बराबर दूरी है नहीं। पहले डेंसिटी ज्यादा होगी, फिर डेंसिटी घट रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बदल रही है। क्लियर हो गई ये वाली बात? अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम निकालोगे कैसे? स्टेप 1 में 400 दे दिया तुमने, अब बताओ निकालोगे क्यों? कैसे निकालोगे?
जल्दी बताओ। पहला काम तो हो गया, दूसरा काम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताते हैं एक रैंडम पॉइंट यहां पर P पर, ठीक है क्या? क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग है, कहीं तो निकालोगे, फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। तो हमने रैंडम डिस्टेंस ली R, R पर क्या बनाना है? गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस बनाया और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाल दी। तो गॉसियन सरफेस के भीतर चार्ज कितना है? प्लस क्यू। कितना चार्ज है गॉसियन सरफेस के भीतर? बस काम हो गया अपना, यूजिंग गॉस लॉ। क्लियर है? क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम? गॉस लॉ। कैसे करेंगे गॉस लॉ का इस्तेमाल? देखिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो फ्लक्स आएगा वो आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो हमारा गॉस लॉ है नीले रंग से बना दिया मैंने, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फॉर्मूला क्या आएगा? इंटीग्रेशन E डॉट ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इस गॉसियन सरफेस पर हर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड में तो बराबर रहेगी क्योंकि बराबर दूरी पर है, तो मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो E को अभी बाहर ले लिया। E की वैल्यू R के साथ बदलेगी। कहां जा रहा है? E की वैल्यू R के साथ बदलेगी। किसके साथ बदलेगी? R के साथ, मतलब वो पूरे गॉसियन सरफेस पर R सेम है तो पूरे गॉसियन सरफेस पर वैल्यू सेम है। तो E डॉट ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर जो E बाहर ले लिया हमने, ds का पूरा इंटीग्रेट, और हाँ, और E और ds के बीच में एंगल सेम रहेगा, है ना? ds वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड, E भी रेडियली आउटवर्ड, हम कर चुके हैं ये सब पहले, तो जल्दी हो रहा है इसलिए। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम सेट करेंगे, तो फाइनली हमारा जो E आएगा, एरिया आएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, नीचे चला जाएगा। तो E एट स्मॉल डिस्टेंस r इज इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। क्लियर? बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रॉब्लम किसी प्रकार की? सोच लो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई रैंडम डिस्टेंस पर। स्टेप 3 में क्या करना है भाई साहब? हाँ, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। अभी डी आर के हिसाब से बदलेंगे, और R की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? R1 से लेके R2 तक। और जो ये वेक्टर है ना, E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, सेम डायरेक्शन में हम जा रहे हैं ना बाहर की तरफ, तो E वेक्टर भी वही, डी आर वेक्टर भी वही, तो E डॉट डी आर को ई डी आर लिख सकते हैं अपन। सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं? E की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर लिखेंगे। Q बाहर आ गया, अंदर बचा 1 बाय R स्क्वायर और इंटीग्रेशन डी आर। बस बोलो, 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आया? 1 अपॉन R की माइनस 1 अपॉन R आ गया, और लिमिट R1 से R2 लिखेंगे। तो जब माइनस होता है लिमिट पलट जाती है, तो बेसिकली यहां पर लिखेंगे हम एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। बोले ही नहीं रहे तुम लोग। तो डेल्टा V इसको और सेट करो थोड़ा सा, R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। तुम लोग बता नहीं रहे यार सही से। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? क्लियर तो नहीं है? नहीं है ना? तो फिर जल्दी बताओ, आ रहा है कि नहीं? पक्का? अब क्या करना है बताओ? अच्छा आ रहा है तो फिर क्या करना है? फॉर्मूला क्या था कैपेसिटर का? C इज इक्वल्स टू Q बाय V। Q तो Q है ही, V की जगह क्या लिख देंगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करें?
फिर क्या करें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2। यहां पर भी C जो है केवल और केवल उसका कांस्टेंट है, किसका, फिजिकल चीजों का और मटेरियल वगैरह का कांस्टेंट है, और किसी पर डिपेंड कर नहीं रहा वो। अभी इसमें तुम लोगों को एक कल की क्लास में मैंने वो बताया था, क्या कहते हैं, एक सिंगल गोले का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताया था, दूसरे तरीके से निकाला था, क्या आया था, सिंगल गोले का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। हाँ हाँ, पन्ने पलट गए, घर पे नहीं पलट पाती जी, पन्ने पलट रही, घर पे पलटा करो भाई साहब पन्ने, डेली जाके। ये पन्ने पलटना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लास में पूछो तो फिर क्या फायदा रहा पलटने का। घर पे गए, पन्ने पलटना शुरू किया हमने, या न्यूमेरिकल कर रहे हैं तब पन्ने पलटे हमने, वही चाहिए अपन को। पन्ने पलटना एक अच्छी बात है, लेकिन कब, खुद से करो जब, सीखने के लिए करो जब, प्रैक्टिस के लिए करो, याद और रिवीजन के लिए करो, ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी बस सिंपल आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तो हमने क्या किया था, सिंगल गोले के लिए निकाला था ना, इसी फॉर्मूले से निकाल के दिखाते हैं। सपोज जो बड़ी वाला स्फीयर है वो काफी बड़ा है, मतलब इतना दूर चला गया पता ही नहीं चल रहा कहां है। R2 बहुत ही बड़ा हो गया, R2 R1 के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा हो गया, मतलब हमें दिख ही नहीं रहा, तो अकेला सिंगल गोला बचा। तो उस केस में हम इस फॉर्मूले में से R2 के कंपैरिजन में R1 को क्या कर देंगे, नीचे से करे, फिर R2 से R2 बचा क्या, C बराबर, तो C बराबर क्या बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, यही आया था, आ गया। कब के लिए है, फॉर सिंगल, हाँ, फॉर स्फीयर अलोन, जो कैपेसिटर उस स्फीयर को कैपेसिटेंस आता है ये। अर्थ का निकाला था हमने कल, कितना आया था, 711 माइक्रोफैरड, ठीक है, याद रखेंगे इसको, लगभग 700 माइक्रोफैरड के आसपास चलेगा। तो माइक्रो में है, फिर भी वो भी काफी छोटा नहीं है, अर्थ का कैपेसिटेंस भी काफी कम है, उसने इतने ज्यादा बड़े होने के बाद भी वो कैपेसिटेंस बहुत कम है, तो उसको ध्यान रखना, ज्यादातर जगह तुम्हें कैपेसिटर का कैपेसिटेंस माइक्रो में ही मिलेगा। जब सोचो हमने तो प्रैक्टिकली अर्थ का निकाला और वो भी छोटा सा आया, तो एक्चुअल जो हम बनाएंगे उनका फेरेड में आना तो काफी मुश्किल है ना। रियल लाइफ में ज्यादातर माइक्रोफैरड में ही मिलेंगे तुम्हें, बनाना चाहो तो बना सकते हैं अपन, ज्यादातर मिलेंगे तुम्हें माइक्रोफैरड में। क्लियर, चलो भाई, अब ये क्या मैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का छोड़ सकता हूं क्या, तुम लोग कर पाओगे, एक आध तो करना चाहिए, एक आध तो मेरे हिसाब से ट्राई करना ही चाहिए अपन को, नहीं करना चाहिए। तो यहां पर आपने अंदर चार्ज दिया प्लस क्यू, माइनस क्यू बाहर आया, फिर आपने इसको क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर वाले से बाहर वाले की तरफ बन गई। ये भी लाइनें पैरेलल नहीं है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, गॉस लॉ से निकालेंगे, यहां पर थोड़ा सा अलग आएगा क्योंकि ये सिलिंड्रिकल सरफेस होगा, थोड़ा सा अलग है, 2 पाई R इंटू L उसका वो निकल के आएगा, है ना। थोड़ा सा तुम्हें मुश्किल भी लगेगा इंटीग्रेट करने में, पर वो सिंपल है, हो जाएगा, अगर कोशिश करोगे ढंग से तो हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब आते हैं थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक के बारे में। डाइलेक्ट्रिक जो होता है, आर इंसुलेटिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, अच्छे से दिख नहीं रहा ना, डाइलेक्ट्रिक जो होता है इंसुलेटिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। तो नॉन कंडक्टिंग, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक जो है हमारे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है कि जैसे कैपेसिटर की प्लेटें हैं, अब बीच में तुमने कागज, दोनों प्लेटों के बीच में कागज फंसा दिया, कागज क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर के होने का कारण क्या है, क्यों है इंसुलेटर, क्या होते हैं इंसुलेटर, क्या, हाँ, और जिसमें फ्लो ऑफ करंट मुश्किल हो, क्यों मुश्किल होता है, हाँ, क्या होता है, फ्री नहीं होते इलेक्ट्रॉन, इसमें फ्री नहीं होते, मतलब प्लस माइनस के जोड़े में होते हैं, क्या होते ही नहीं है, लेकिन जोड़े में रहते हैं, वो अलग अलग नहीं होते, तो अकेले नहीं घूम पाते, चार्ज कैरियर कम हो गए फिर, तो जोड़े में होते हैं, तो ये इस तरह के जोड़े में डाइलेक्ट्रिक होते हैं, ठीक है। अब अभी तो वो रैंडम होते हैं,
रैंडम मतलब प्लस, ये जैसे कि प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस, प्लस हो गया, माइनस, प्लस हो गया, मतलब ओरिएंटेशन ऐसी है गड़बड़ सा। लेकिन जैसे ही तुमने प्लेटों पर चार्ज दिया, सबका ओरिएंटेशन सेम हो गया। ठीक है, मैंने शायद उल्टा बना दिए, प्लस माइनस अलग अलग कर दिए, पर बात तो तुम लोग समझ ही गए, है ना। ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, समझ गए ना। तो अब यहां पर जो माइनस माइनस वाला है मुंह, सब सब डाइलेक्ट्रिक का, ये हमारे वो कहलाते हैं डायपोल्स। डायपोल पढ़ चुके ना तुम, ये डायपोल्स हैं सारे, इकट्ठे हैं, प्लस और माइनस कॉम्बिनेशन में एक दूसरे से नजदीक नजदीक रखे रहते हैं ना, बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, इसको डायपोल कहते हैं। तो सब डायपोल हैं, सारे के सारे डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ओरिएंटेशन में आ जाते हैं। आ गए इस ओरिएंटेशन में। अब क्या होता है, इनके भीतर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, लेकिन गौर से देखना, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, ये प्लस इधर है, सॉरी ये माइनस है, प्लस है। हमारी जो प्लेट है उस पर प्लस इधर है, माइनस इधर है, लेकिन के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है उनमें इधर प्लस है, इधर माइनस है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होती है। ठीक है, ई इनसाइड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक का ओरिएंटेशन, अब पहले तो रैंडम था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 थी, और अब यहां पर ओरिएंटेशन सबका ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी वजह से कुछ आ जाएगी। अब बाहर वाले की वजह से भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, होगी कि नहीं होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बड़ी ही होगी, मतलब होते तो हैं लेकिन उतने ज्यादा नहीं होते कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बना लें कि बराबर हो जाए, ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना हमारी, वो ई आउट माइनस ई इन की वजह से आएगी। आया कुछ कुछ समझ में कि नहीं आया। ठीक है, ई नेट बराबर ई आउट माइनस ई इन के बराबर आएगी। इसको हम कहेंगे इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, वो कागज जैसे कि कागज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो उस कागज के भीतर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो ये वाली वैल्यू होगी, ई आउट माइनस ई इन। जो ओरिएंटेशन इसको कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं इसको, पोलराइजेशन। और ये अनपोलराइज्ड है, ये पोलराइज्ड है। पोलराइजेशन का मीनिंग होता है सबके ओरिएंटेशन, जो अंदर डाइलेक्ट्रिक्स है ना, उनके अंदर जो डायपोल्स हैं, हर एक डायपोल का ओरिएंटेशन सेम हो जाए। हर डायपोल का प्लस वाला माइनस की तरफ मूव कर ले, माइनस प्लेट की तरफ, और माइनस वाला प्लस प्लेट की तरफ मूव कर ले। इस वजह से इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है। कुछ कुछ आ रहा है समझ में। डाइलेक्ट्रिक, अब तुमसे पूछा जाए सर, मतलब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि सर कंडक्टर का थोड़ा समझाओ। मतलब मान लो हम दो प्लेटों के बीच में एक मेटल की प्लेट रख दे, कंडक्टिंग प्लेट, तो वहां क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, वहां भी ऐसे ही कुछ होगा। वहां पर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वहां पर क्या है, अब यहां पर क्या है, प्लस और माइनस जुड़े हैं, तो बस ओरिएंटेशन बदलते हैं। वहां पर क्या है, प्लस और माइनस अलग अलग है, तो माइनस माइनस सब एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, और प्लस प्लस सब एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, और उतने माइनस इकट्ठे हो जाएंगे जितनी की जरूरत है। अब ये जरूरत क्या होती है समझते हैं, देखो जरा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक की बात थी, थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं, फिर मैं कंडक्टर पे आता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक में क्या है, अब ये अनपोलराइज्ड है, जैसे मैंने बैटरी जोड़ी सो ये पोलराइज हो गए। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें देखो ये प्लस से जुड़ा है, तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ये डायपोल्स हैं सारे, ये डायपोल नेगेटिव प्लेट की तरफ प्लस इकट्ठे हो गए, ये इकट्ठे हो गए। समझ में आया कि नहीं आया। ये क्या हो रहा है, एक मिनट, अरे कोई बात नहीं। हाँ, तो यही मैंने जस्ट अभी अभी यही बताया, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो गई। अभी अभी बताया कि नहीं बताया, बोलो। हाँ, तो यही जस्ट अभी बता रहा था, इसको एक बार लिख के देख लेते हैं वैल्यू के हिसाब से। तो ई आउट जो तुमने ई दी है माइनस ई उसके अंदर जो बनी है इज इक्वल्स टू ई नेट जो उसके अंदर बची है। समझे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये उसकी इंड्यूस हो गई,
और ये उसमें नेट बची, एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस्ड बराबर नेट जो बची। अब ये जो नेट बची है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इनसाइड जो बचती है ये हमारी ई आउटसाइड अपॉन के बराबर आ जाती है। ठीक है, मैं तुम्हें के का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। के बेसिकली क्या हो गया, हमारा रेशियो हो गया, फिर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इनसाइड का हमारा रेशियो हो गया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। पानी, अगर दो प्लेटों के बीच में प्योर वाटर भर दें, प्योर वाटर मतलब H2O, H2O तो क्या है, इंसुलेटर। क्या है, डिस्टिल वाटर है, लेकिन वो क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर का डिस्टिल वाटर में श्योर नहीं हूं है कि नहीं है, पर H2O की बात हो रही है अपन की प्योर, शायद डिस्टिल वाटर ही H2O होता है, पर ठीक है, अभी मैं उसको जानता पूरे ढंग से नहीं हूं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तो मैं इस पर बात नहीं करूंगा। पर जो बात जो पता है वो बता रहा हूं। क्या इंसुलेटर है, सॉल्ट वाटर डालोगे तब होता है, 3 इडियट में सबने देखा है। ठीक है, तो जो इंसुलेटर होता है हमारा वो वाटर है, दो प्लेटों के बीच में हमने वाटर धर दिया, वाटर के आ जाने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 81 गुना घट जाएगी। 81, 81 है राम, 81 मतलब जो दुकान पे सामान लेने जाएंगी, सामान का 76 रुपए का हुआ, और तुम्हें 69 79 में अंतर नहीं पता होगा। ठीक है, तुम्हें नहीं आती, अपनी बताओ। क्या किसी को नहीं आती? तो इसको आती है, देखो। तो तुम्हें नहीं आती, अपनी बात करो, तुम्हें नहीं आती। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे पानी को डालने पर 81 टाइम्स डिक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बन रही है, अगर इस कमरे में पानी भर दिया जाए, वो बाकी सब चेंज नहीं करो, चार्ज वार्ज जो जैसे रखे वैसे ही रखे, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली 1/81 टाइम्स हो जाएगी। तो के की वैल्यू वाटर के लिए 81 हो जाती है। ये कंपैरिजन है, क्या है ये? कंपैरिजन है, किसके में कितनी होगी। ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या रहता है ऐसे। और ये हो गया हमारा एक काम। क्या हो गया बेटा? अच्छा, जगह बदल रहा है अपनी, ये है। अच्छा, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट क्या, हाँ मैं कंडक्टर की थोड़ी सी बात कर रहा था, एक दो स्लाइड आगे कंडक्टर भी आएगा। आप कंडक्टर को बहुत आसानी से समझ जाओगे। कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अंदर भी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं जितनी बाहर है, डायरेक्शन अपोजिट, दोनों अटम पटम, नेट जीरो, ले कुछ नहीं होता। समझ गए? तो मतलब अगर मैंने इस पूरे कमरे को मेटल से भर दिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। अब ये भी बता दिया के क्या होता है, फिर से बता दें, दूसरा भी तरीका है के को बताने का। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, समझ गए ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, और ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, के परमिटिविटी, ये रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, और परमिटिविटी ऑफ मीडियम और अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। या फिर हम ऐसे भी लिखते हैं, के की वैल्यू जो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, इसको एप्सिलॉन एम लिख दें हम। उल्टा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, रेसिप्रोकल होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो फॉर्मूला नहीं पढ़ा अपन ने, पॉइंट के कारण E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, पॉइंट के कारण। तो E प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन नहीं हो रहा, ध्यान रखना इसको, कई लोग इसको मिस कर देते हैं। मैग्नेटिज्म में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, परमिएबिलिटी और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहां पर नहीं होता, यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे K की वैल्यू 81 टाइम्स बढ़ गई वाटर के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वाटर में 81 टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें? अच्छा, ठीक से नहीं आ रहा, ठीक है, कोई बात मैं दिख रहा हूं ना? बिल्कुल नहीं दिख रहा।
ठीक है, एक सेकंड रुको, देखते हैं। तुम्हें पता है क्यों हो रहा, बताओ। कौन सा दबाया था तुमने? नीचे वाला ना, बीच वाला तो नहीं? ठीक है, मतलब अब हो जाएगा तो बंद हो जाएगा ना वो। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कब? जब बीच में हमने क्या रख दिया? डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कोई भी इंसुलेटर रख दिया जो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह काम कर रहा है। हमारा माइका हो गया, कागज हो गया, ये सब चीजें डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करती हैं। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ये हम समझ गए। काम कैसे करता है डाइलेक्ट्रिक ये हम समझ गए। पोलराइज हो जाता है वो। क्या हो जाता है? अब इसमें क्या रहेगा? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल जाएगी। देखो, अभी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कितनी आएगी? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन बराबर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन इन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, या फिर के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल जो आ रहा था हमारा पहले, कितना आ रहा था पोटेंशियल? इसको थोड़ा सा और लिख देते हैं, सिग्मा को क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। तो डेल्टा वी बराबर कितना आ रहा था? ई इंटू डी, कॉन्स्टेंट है ना, तो Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो C कितना आ जाता था हमारा? Q बाय वी। C कितना आ जाता है? Q बाय वी। तो Q बाय वी मतलब Q अपॉन Q इंटू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बस इतना ही तो अंतर आया, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। मटेरियल आ जाने से ये फर्क आ जाता है। पूरे में आ गया, ये पूरे में आ गया, बीच की जगह में बिल्कुल भी वो नहीं बचा, खाली जगह। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि पूरा भरे हर बार? खाली जगह भी तो हो सकती है कुछ। देखो जरा, ये थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन हम बाद में आएंगे, पहले हम वो जो बता रहे थे अभी बताते हैं। हाँ, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब के, स्लैब बीच में फंसा दी, के एंड थिकनेस टी इज फिल्ड बिटवीन दी प्लेट्स। पूरे में नहीं भरा, कुछ जगह में भर दिया। तो अब जरा गौर से देखो, इसमें खाली जगह कितनी बची? टोटल जगह कितनी है? भरी हुई जगह कितनी है? खाली जगह कितनी है? इस d माइनस टी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। बोलो हाँ या ना। और इस भरी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होगा। तो अभी आप इकट्ठा पोटेंशियल निकालने के बजाय आप अलग अलग पोटेंशियल निकाल के ऐड कर दो। खाली जगह का पोटेंशियल अलग निकालो, भरी जगह का पोटेंशियल अलग निकालो और उसको ऐड कर दो। तो टोटल जगह का पोटेंशियल निकल आएगा और फिर Q अपॉन डेल्टा वी कर दो, सो काम हो गया। नहीं आई बात समझ में? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? देख लो क्या करेंगे फिर हम, बताना जरा, मुझे बताते चलो क्या करें। सबसे पहले Q दे दिया, ये हो गया, सब हो गया। अब हम लिखेंगे E, कौन सा? खाली जगह। खाली जगह को लिख देते हैं वैक्यूम। ठीक है, E वैक्यूम कितना आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और E डाइलेक्ट्रिक, वैक्यूम के डिवाइड बाय के टाइम्स होती है, तो Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा V कितना आएगा? डेल्टा V इन वैक्यूम Q, D नहीं आएगा भाई, खाली जगह D बची है, D माइनस टी कितने आएगा? अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? क्यू टी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट थोड़ी, के ए एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में मेरी बात? के नहीं आ रही? मैं क्या करना चाह रहा था, खाली जगह में फील्ड अलग आएगी, भरी जगह में फील्ड अलग आएगी। तो खाली जगह का पोटेंशियल अलग निकालो, भरी जगह का पोटेंशियल अलग निकालो, और टोटल पोटेंशियल ऐड करोगे तो क्या निकलेगा? दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं आई बात समझ में? देखो जरा, अभी सब बढ़िया चल रहा था यहां पर, सब बढ़िया चल रहा था यहां पर। तो अभी हमें क्या करना है? डेल्टा वी नेट करना है। तो डेल्टा वी नेट दोनों का सम हो जाएगा,
Q कांस्टेंट आ रहा है, A कांस्टेंट आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, D माइनस टी और प्लस T अपॉन के रे, नहीं बच रहा है। तो अब C कितना आ जाएगा, Q अपॉन डेल्टा वी नेट, तो Q डिवाइड बाय, तुम्हें याद आ रहा है ना, सारे स्टेप कभी भी नहीं बदल रहे हैं अभी तक, जो स्टेप 4 याद करे थे अभी तक नहीं बदले, ना बदलेंगे। तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर D माइनस टी प्लस टी बाय के, Q से Q कैंसिल, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D माइनस टी प्लस, अच्छा अभी तो एक स्लैब डाली, दो डाल देंगे तो क्या होगा, खाली जगह कितनी बचेगी, दोनों स्लैब, एक का T1 है K1 है, T2 है K2 है, तो अभी खाली जगह कितनी बची, हाँ फिर बचेगी D माइनस टी वन माइनस T2, दोनों घटाना पड़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तो मैंने केवल एक डाइलेक्ट्रिक की निकाली, फिर दोनों की निकालनी पड़ेगी, वो इतनी आएगी, कितनी आएगी, Q T1 अपॉन K1 A एप्सिलॉन नॉट, फिर दूसरे की आएगी Q T2 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल आ गया, तीनों को जोड़ देंगे इसको D माइनस T1 माइनस, तो यहां पर फाइनली क्या आएगा, D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, तीन होंगे तो D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3, मतलब जितनी खाली जगह बचेगी उतनी लेनी है खाली जगह वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के लिए, और भरी जगह का अलग अलग निकाल के पोटेंशियल फिर ऐड करना है। समझ में आया कि नहीं आया, अगर बीच में मटेरियल भरेंगे तो किस प्रकार से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं, पक्की बात। ये हमारा, ये तो हो ही गया था, जगह इतनी सारी मैंने छोड़ दी थी, इधर भी लिखेंगे इधर भी लिखेंगे, एक ही बार में हो गया। अभी रुको, ये वाला जो मैंने बताया है ना, कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स एंड थिकनेस आर देयर, तो ऐसे हो जाएगा K1 K2 K3 T1 T2 T3, तो इसका आएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस, सबको ऐड करके माइनस, तो मल्टीप्लाई है ना, माइनस दिख रहा है ना, D माइनस T1 प्लस जितने भी हों, और प्लस ब्रैकेट के अंदर, अब याद करने भी मुश्किल नहीं होगी, फॉर्मूला होगी क्या, होगी क्या, ये एप्सिलॉन नॉट A आ गया। मुझे ये बताओ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है कि घट जाता है, पहले अगर साधारण है और फिर बाद में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, सोच के बताओ, बढ़ जाएगा कि घट जा रहा है। अगर मैं सादा लिखूं एप्सिलॉन नॉट A बाई D, वो ज्यादा होगा कि ये ज्यादा है, आर यू श्योर, मैं दिखाऊं, देखो पीछे चलो, पीछे आओ, क्वेश्चन अभी करेंगे अपन, खाली जगह छूटी दीजिए, खाली जगह, और पीछे आओ, क्वेश्चन बाद में करते हैं। हाँ इधर क्या आ रहा था, ये K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, K की वैल्यू तो हमेशा 1 से बड़ी निकलेगी ना, मेटल्स के लिए K की वैल्यू पता कितनी होती है, हाँ इन्फिनिटी, कितनी होती है, शाबाश, तो ये तो हमेशा बड़ा ही होगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पर K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D है, पहले कितना था, अकेला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D था, तो ये बड़ा है कि वो बड़ा है, यही बड़ा है रे, क्या सोच रही है, यही बड़ा है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बड़ा है कि K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बड़ा है, क्योंकि वहां पर K की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो कभी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम घुसाने से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ता ही है, अगर तुम बाकी चीजें नहीं बदल रहे हो तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ेगा ही, हमेशा बढ़ेगा ही, याद रखोगे इस बात को, भूलोगे तो नहीं। इधर देखो जरा, एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर है, कैपेसिटर है कंडेंसर सेम थिंग, जिसका कैपेसिटेंस है 50 माइक्रोफैरड एयर में, एंड 110 माइक्रोफैरड जब उसे तेल में डुबा देते, तेल में डुबाएंगे तो एरिया, फक, एरिया, प्लेट का एरिया बदल जाएगा, एरिया बदल देगी तू, हाँ सही है जे, सही है,
तेल में चीजें डालो, छोटी कर लो ने, आ हा, कुछ भी नहीं, भटूरे तो और फूलते नहीं है, पापड़ भटूरे सब फूल जाते हैं। तो यार कच्ची खिलाड़ी हो। तो तेल में डाला तो एरिया तो प्लेट का वही रहेगा, बीच की दूरी प्लेटों की वही रहेगी, बदलेगा क्या, मीडियम। तो ये जो 50 माइक्रोफैराड से 110 माइक्रोफैराड हो गया। तो अब हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बताना है, जल्दी बताओ। फॉर्मूला खाली जगह का क्या होता है, सी यार, डायरेक्ट। और मटेरियल का इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, तो इधर पे 50 माइक्रोफैराड रख देंगे इसकी जगह, और सी के की वैल्यू कितनी दी है 110, तो 110 डिवाइड बाय 50, माइक्रो माइक्रो कट गए, फैराड फैराड कट गए, बचा क्या, के की तो कोई यूनिट ही नहीं होती है, बात तो सही है। कितना आ रहा है 2 पॉइंट, आ गया, आई बात समझ में, पक्की बात, सोच लो, ठीक है। ये वाला करके बताओ, पैरेलल प्लेट कंपेरिजन इमर्जन एंड ऑयल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, फील्ड बिटवीन द प्लेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज प्रोपोर्शनल इतने, डिक्रीज प्रोपोर्शनल इतने, ऐसे। पहले तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, सोच के बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिक्रीज होगी रे, यही तो टोटल मोटिव है, मुद्दा है, यही तो बता रहा था कि पानी डालने पर इलेक्ट्रिक फील्ड 81 गुना कम हो जाती। अरे यार क्या बता रहा हूं, क्या सुन रहे हो तुम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, पक्की बात है ये वाली। अगर k की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कम हो जाएगी, 1/2 टाइम्स हो जाएगी। तो डिक्रीज प्रोपोर्शनल टू 1/2, कहानी खत्म, पैसा जम, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सर्कुलर प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज 40 mm, ये क्या दिया है, स्मॉल डी डायमीटर है, प्लेटों के बीच की दूरी है, स्मॉल डी डिस्टेंस। इन ऑर्डर टू हैव सेम कैपेसिटी एज स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर इज, एक मिनट रुक जा जरा, मैंने गलत कर दिया यार, मैंने सवाल नहीं पढ़ा, बताओ, बेचारी मोड़ी को कह दिया मैंने। डिस्टेंस बिटवीन दी सर्कुलर प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर 40 mm इन डायमीटर इन ऑर्डर टू हैव सेम, ये तो उसका डायमीटर दिया है यार, तो इस डायमीटर का करेंगे क्या, क्या करेंगे हम, रेडियस निकाल के क्या करोगे, हाँ एरिया निकालेंगे, ऐसा बोलो। तो डायमीटर दिया है हमें इसका ये, इससे क्या निकालेंगे हम, एरिया, और फिर इनके बीच की दूरी, इसको कैपिटल डी लिख, इनके बीच की दूरी डी तो हमें पता नहीं है, शायद वही निकालनी है। द डिस्टेंस बिटवीन क्या होगी, स्मॉल डी निकालनी है। और क्या बोला है सवाल में, हैव कैपेसिटी मतलब कैपेसिटेंस, सेम कैपेसिटेंस एज स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर। स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर का कैपेसिटेंस निकाल पाओगे क्या, कितना होता है, हाँ कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, क्या, अरे बताओ जल्दी यार, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर्क तो 1 हो गया हमारा, तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर की वैल्यू 1 मीटर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। और कैपेसिटर ऑफ प्लेट कैपेसिटर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ए उधर से निकाल लोगे, स्मॉल डी की वैल्यू चाहिए तुम्हें, इन दोनों को आपस में रखो बराबर, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, बोलो हाँ या ना। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, डी को इधर ले गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो स्मॉल डी बराबर कितना हो गया, ए अपॉन 4 पाई। सॉल्व करोगे बढ़िया सा आंसर आ जाएगा, समझे कि नहीं समझे, बोलो, क्लियर है ना, ये तो कर ही लिया हमने, ये हो गया, ये हो गया। अगला, कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 5 माइक्रोफैरड, ठीक है।
When a glass plate is placed between the plates of a conductor, its potential becomes 1/8 of the original value. 1/8 हो जाता है कब? जब द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी, जब उन प्लेटों के बीच में हमने एक ग्लास पूरा घुसा दिया, मतलब पहले खाली जगह थी, अब क्या है? ग्लास। और क्या बदल गया? पोटेंशियल, उनके बीच का पोटेंशियल बदल गया। द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी, ये बताओ क्या करेंगे इसका? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना रहेगा? कैपेसिटेंस हाँ दिया हुआ है हमें। टाइम बहुत ले रहा तुम लोग। पोटेंशियल क्या होता है? नहीं, वो याद कर रखा है, चलो याद कर लो। कितना होता है? Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। और अगला जब हम कर देंगे डेल्टा V डैश, कितना हो जाएगा? Q तो बदलेगा नहीं प्लेटों पर, बीच की दूरी तो बदलेगी नहीं, एरिया तो बदलेगा नहीं, बस एप्सिलॉन नॉट की जगह K एप्सिलॉन नॉट डाल देंगे। हमसे कह रहा है इस वाले से ये वाला 1/8 हो जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? समझाओ जरा, इसको देख करके भी नहीं समझ में आ रहा क्या मतलब हुआ इसका? किस में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें, तो ये बन जाएगा। हाँ, तो क्यों करना पड़ा ये 8 का मल्टीप्लाई? अभी बताओ, अभी अगर इसको इसके बराबर करना है तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अभी बताओ, अभी इसमें कितने का मल्टीप्लाई करो कि ये बन जाए? के का। कितने का मल्टीप्लाई करोगे? नहीं समझ में आया? तो ये जो 8 है वो क्या हो गया? ले, इतना टाइम लगा रहे तुम लोग, हड़बड़ाते नहीं है सवाल में, पहले 1 सेकंड रुक के सोचते समझते हैं। कहानी नहीं सुनी तुमने? 1-2 भाई थे, पिताजी ने 1 रुपया दिया, उन्होंने कहा जाओ ऐसी चीज लेके आओ जिससे पूरा घर भर जाए। सुनी कि नहीं सुनी? एक भाई भड़बड़ाते हुए भागा, जल्दी जल्दी, बड़ छोटा भाई ना ले आए। तो वो भाई जगह जगह घूम रहा है, 1 रुपए में क्या मिलेगा, 1 रुपए में क्या मिलेगा। उसने कहा बहुत सारा आ जाए। तो 1 रुपए पुराने जमाने में बड़ी बात थी, तो वो भूसा लेके आ गया। छोटा भाई कहीं नहीं गया, उसने सोचते हैं जरा क्या लेके आए ऐसा। तो वो सोचा नहीं जिसने, वो भूसा लेके आया, लाया, बैलगाड़ी ले आया पूरी 1 रुपए, वो पहले आ जाती होगी, तो बैलगाड़ी ले आया, भरा घर के अंदर हो, तो जरा से में निपट गया। कितना आएगा एक बैलगाड़ी में? तो 1 रुपए का भूसा कितना ही आ जाएगा? तो जितना भी आ रहा होगा घर तो नहीं भरेगा ना उससे। छोटे भाई ने क्या किया? मोमबत्ती खरीद के लाया। वो क्या खरीद के लाया? और उसने जलाई, तो पूरा घर कैसे भर गया? है कि नहीं? सोचने से काम होता है, सोचा करो। तो समझ में आ गया ये? ठीक है, हो गया भाई साहब हमारा, ये तो हम कर ही चुके हैं बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेटेलिक स्लैब अगर हम डाल देते हैं, अब मेटल वाली बात आ गई ना। अगर उनके बीच में हमने मेटेलिक स्लैब डाल दी तो यहां पर जो के की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है? इन्फिनिटी आ जाता है। के की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी तो वो फॉर्मूला लगाएंगे हम। नहीं समझ में आया? तो फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन नॉट सी डैश बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के होता है। तो टी अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा? तो डी माइनस टी आ जाएगा। बस बोलो हाँ या ना। आई बात समझ में कि नहीं आई? पक्की बात? प्रॉब्लम कोई, मुश्किल कोई? और पूरे में अगर भर देंगे तो कैपेसिटेंस ही 0 हो जाएगा, फिर तो चार्ज सीधा इस प्लेट से उस प्लेट पर नहीं चला जाएगा, फिर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बनी, काम ही नहीं हुआ हमारा। अब आते हैं फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फोर्स निकाल लोगे क्या?
फोर्स जानते हो क्या? फोर्स क्या होता है? फोर्स कैसे निकालते हैं? फोर्स क्या होता है? देखो अभी तो हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, वो जो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बोल रहे हैं वो तो पॉइंट चार्ज के कारण है। लेकिन अब जैसी प्लेट है तब क्या करोगे? तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन जानते हो कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज रे। तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। बोलो हाँ या ना। अब ऐसे देखो, इस प्लेट की फील्ड में ये प्लेट है और इस प्लेट की फील्ड में ये प्लेट है, किसी की भी देख लेते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, उसकी फील्ड में वो है। तो फॉर एनी प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी अपनी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट के कारण की बात हो रही ना, दूसरे पर तो फोर्स ही निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी नहीं है हमें फोर्स निकालना है। तो इसकी इलेक्ट्रिक सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है? इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड another plate is present। इस प्लेट पर चार्ज क्या है? Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये। तो फोर्स कितना हो गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। मैं डायरेक्शन के लिए साइन नहीं लिख रहा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उससे केवल डायरेक्शन आएगी। प्लस वाली प्लेट पर फोर्स लगेगा इधर, माइनस वाली प्लेट पर लगेगा इधर, बेसिकली अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा ये। तो सिग्मा की जगह Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो हो गया Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अगर इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चन किसी को थोड़े से मुश्किल बनाने हैं तो वो इसमें मैकेनिक्स भी घुसा देगा। अब फोर्स निकल आया तो ये तो मैकेनिक्स वाला पार्ट हो गया ना एक तरह से। तो एक जमाने पहले क्वेश्चन आया था कि इससे एक रस्सी बांधी, फिर एक पुली ली, फिर उससे एक ऐसे मास लटका दिया और वो बैलेंस्ड हैं, बताओ मास कितना होगा। तो ये जो फोर्स आया ये इस वेट के बराबर होगा, mg के बराबर। बस हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आपको यहां जबरदस्ती कुछ एक्स्ट्रा चीजें कर देते हैं, वो जो जबरदस्ती वाली बात हुई। लेकिन फोर्स के मैं बता रहा हूं फोर्स निकालने का फायदा क्या, यूजेस हैं कई सारे। फोर्स निकालने से यूजेस हैं उसके, प्लेटें हैं, चार्ज हैं, फोर्स तो लगेगा ही आपस में। काय का फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन का, अपोजिट चार्जिंग की। ठीक है भाई। अब आते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर या कहीं पर भी कोई भी कभी भी एनर्जी स्टोर निकालते हो आप, तो वो कैसे निकालते हो? क्या मेथड सीखा है आपने एनर्जी निकालने का? वर्क बाय एनर्जी चैप्टर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उसमें सिखाया था मैंने पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किस फोर्स के कारण होती है पहले तो ये बताओ? कितने तरह के फोर्स होते हैं? कितने तरह के? हाँ बोलो। कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? पाथ पर डिपेंड करता है कौन? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ, वेयर एज वर्क डन डिपेंड्स ऑन पॉइंट ओनली। काय पर डिपेंड करता है वर्क डन? पॉइंट ओनली पर डिपेंड करता है। नहीं आ रही बात समझ में? पक्की बात। अब अगर जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उनमें तुम वर्क डन करोगे अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होते रहता है। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन करते हो वो हीट के फॉर्म में, जैसे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन में तुम घसीटते हो तो गर्मी होकर के वो निकल जाता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि ग्रेविटी में तुम किसी चीज को उठाते हो तो उसके पास एनर्जी आ गई, छोड़ोगे तो फट से गिरेगी नीचे। आया समझ में बात? तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर निकालनी है हमें। देखते हैं कैसे। तो होता क्या है ये समझो जरा। हमारे पास प्लस क्यू चार्ज इस पर नहीं, अभी ऐसे थोड़ी आता है। तो चार्ज करने में जो वर्क डन आएगा
चार्ज कौन करेगा? बैटरी करेगी। इसको चार्ज होने में क्या होगा वो निकालना है हमें। तो जैसे हम इसको चार्ज देंगे तो सबसे पहले जब हमने स्विच ऑन किया तो यहां से एक छोटा सा चार्ज इंस्टेंटेनियसली डीक्यू धड़धड़ाते हुए गया, प्लस डीक्यू इस पे आया, प्लस डीक्यू को देख के सामने माइनस डीक्यू इस पे आया, और प्लस डीक्यू इधर से चला गया फिर, क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, सर्किट कंप्लीट है। इंड्यूस हुआ माइनस डीक्यू इस तरफ, प्लस डीक्यू इस तरफ, वो प्लस डीक्यू चला गया। तो तुम जरा कायदे से देखो, क्या इधर से डीक्यू आया, बैटरी से आया? क्या बैटरी को वापस डीक्यू मिला? लेकिन क्या इस प्लेट से इस प्लेट पे डीक्यू कूदा? नहीं कूदा ना। तो ये अमेजिंग बात है कि नहीं है? अगर तुम यहां पर जब ये चार्ज हो रहा है करंट देखोगे तो तुम्हें करंट दिखेगी, जबकि यहां ये सर्किट कंप्लीट नहीं है। इसके पहले तक हम लोग क्या जानते थे कि सर्किट कहीं पर कंप्लीट नहीं है तो करंट का फ्लो नहीं होता, टच होना जरूरी है। बिना टच के करंट फ्लो हो रही है नहीं? है अमेजिंग, है इंटरेस्टिंग कि नहीं है? इसके बहुत यूज हैं, आगे जाके इस पर बहुत काम हुआ है। तो हाल फिलहाल समझो कि चार्ज इधर से डीक्यू इस पे आया, सामने माइनस डीक्यू हुआ, वो डीक्यू चल के वापस बैटरी में समा गया, सब बढ़िया चल रहा था। अब तुम अगला डीक्यू जब भेजोगे तो जो अगला डीक्यू आएगा उसको मेहनत लगेगी कि नहीं लगेगी? क्यों लगेगी? रिपेल करेगा। ऑलरेडी प्लेट पर जो डीक्यू है वो इसको, लेकिन कौन कहेगा नहीं जाओ तुम, तो बैटरी के पास क्या है? ज्यादा पोटेंशियल, तो बैटरी के नहीं नहीं तुम तो जाओ, तुम तो जाओ, तो पहुंचेगा डीक्यू। अब 2 डीक्यू आ गए, यहां पर 2 डीक्यू आ गए, फिर अगले डीक्यू को क्या होगा? और ज्यादा रिपल्शन मिलेगा। नहीं आ रही बात समझ में? ज्यादा रिपल्शन मिलेगा और मेहनत लगेगी। मतलब हर डीक्यू के लिए वर्क डन अलग अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ या ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मान लेते हैं इसी दौरान बीच रास्ते में, वापस आओ, मान लो शुरुआत से बताया मैंने तो, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं तुम्हें कि यहां पर Q हो चुका है, फुल नहीं है जे, फुल नहीं है, Q हो चुका है, सामने माइनस Q आ चुका है, बाकी हो चुका है। फुल होना है, फुल होगा तब कैपिटल Q हो जाएगा। शुरुआत 0 से हुई, जब फुल होगा तो कैपिटल Q हो जाएगा। अब इसमें जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा? V। ठीक है, तो व्हेन कैपेसिटर is partially charged, तो कैपेसिटर हमारा पार्शियली चार्ज्ड है Q से। पोटेंशियल कितना हो जाएगा इस दौरान? पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स कितना हो गया? V बराबर Q बराबर CV, V बराबर Q अपॉन C, Q बराबर CV, V बराबर Q अपॉन C हो गया। अब जो हमें वर्क डन करेगा इस पोटेंशियल के अगेंस्ट करना पड़ेगा। सो स्मॉल वर्क डन, थोड़ा सा वर्क, हर बार अलग अलग हो रहा है तो हम थोड़ा सा वर्क डन निकालते हैं। सो स्मॉल वर्क डन in sending DQ charge on plates DW, कितना आएगा भाई साहब? पोटेंशियल वर्क डन कुछ क्या है, कुछ पढ़ाएगा? कितना आएगा? क्या पढ़ा? पोटेंशियल बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन बराबर पोटेंशियल इनटू चार्ज। आ गया कि नहीं आ गया? अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या करोगे? फॉर नेट वर्क डन W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन DW। ठीक है क्या? बोलो, इंटीग्रेशन DW। तो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन DW की जगह क्या लिख देंगे? V इंटू DQ। V की जगह क्या लिख देंगे? Q अपॉन C DQ। Q की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? फुली चार्ज हो जाएगा तो
हो जाएगा। तो W बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से कैपिटल Q, तो W बराबर हो गया कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2C। बोलो हाँ या ना, यही तो वर्क डन है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? वर्क डन अगेंस्ट दिस वर्क डन in charging the capacitor will be stored in form of potential energy। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? कौन सी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया कि नहीं? तो वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। समझे कि नहीं समझे? क्यू बराबर क्या होता है, सीवी क्या होता है, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर, एक सी स्क्वायर से नीचे का सी, तो बचेगा क्या, हाफ सी वी स्क्वायर। वी बराबर क्या लिख देंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन सी लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा तो लौट के वहीं आ जाएंगे, रुक जाओ, सी की जगह क्या लिख देंगे, क्यू अपॉन वी, तो वी से एक वी कट जाएगा, क्या बचेगा, हाफ क्यू वी। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड जो आती है हमारी फाइनली, 3 ठो फॉर्मूले हैं। सबसे अच्छा याद रखो हाफ सी वी स्क्वायर, तुम चाहो तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2C भी रख सकते हो, और तुम चाहो तो हाफ क्यू वी भी रख सकते हो। ये है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। याद रखोगे कि भूल जाओगे? लग तो रहा भूल जाओगे। पक्का? समझ में आया कि नहीं आया? सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। देखो भाई, अब हम लोग आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली, एक दो छोटी छोटी चीजें और हमें देखनी है। क्या देखनी है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या देखना है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको स्मॉल यू कहते हैं, इसको आम भाषा में एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल यू बराबर टोटल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले सकते हैं अपन लोग चाहे तो, यू की जगह अभी अभी निकाला हमने हाफ सी वी स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम। समझे कि नहीं समझे? वॉल्यूम बराबर फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C बराबर कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। वॉल्यूम कितना आएगा, एरिया इंटू लेंथ, यही होगा वॉल्यूम। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V बराबर E इंटू डी। आएगा कि नहीं? तीनों वैल्यू रख दो जरा इधर पे। स्मॉल यू देखो कितना आ रहा है, 1/2 कुछ नहीं होगा, सी की जगह लिखेंगे हम एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, वी स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम ई स्क्वायर डी स्क्वायर, वॉल्यूम की जगह लिखेंगे हम ए इंटू डी। कुछ कट रहा है क्या? कट गया? स्मॉल यू कितना आया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब ये तो बहुत ही, ये क्या क्या क्या, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो गया। क्लियर है कि नहीं है? जरा गौर से देख के मुझे समझ के ये बताओ कि इस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर में आपको एप्सिलॉन नॉट और हाफ तो कांस्टेंट है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रही है एनर्जी डेंसिटी। तो ये जनरल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। जैसे कि एक चार्ज पार्टिकल रखा है, उसके आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एनर्जी फील्ड है। तो एनर्जी डेंसिटी कितनी आएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। नहीं समझ में आया?
कहीं भी तुम एनर्जी डेंसिटी अब निकाल सकते हो इसी फॉर्मूले का सहायता से। इस फॉर्मूले की सहायता से तुम एप्सिलॉन नॉट का या ई का वो भी निकाल सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह सब। ये थोड़ा काम की चीज है अपने, काफी काम में आएगी ये आगे। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और भी काम में आएगा, समझे? ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो मैं बताने जा रहा था, बस ये लास्ट चीज है आज की। दूसरी चीज जो बताने जा रहा था वो था अपना वर्क डन बाय बैटरी। ये तो वर्क डन ऑन चार्जिंग हो गया, केवल चार्ज करने में क्या वर्क डन लगा, लेकिन बैटरी ने टोटल क्या वर्क डन किया, वो वर्क डन बाय बैटरी। अबे कहां जा रहे हो तुम बार बार, इधर आओ, इसको मिटा देते हैं, नीचे लिखते हैं वर्क डन बाय बैटरी। हाँ, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस टोटल V हो गया इनटू चार्ज। चार्ज कितना फ्लो किया, कैपिटल Q। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया, QV। Q बराबर क्या होता है, CV। तो CV स्क्वायर हो गया, और V की जगह क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C। तो Q स्क्वायर अपॉन C हो गया। अरे ये तो कुछ अच्छा सा नहीं दिख रहा मुझे यार, तुम लोग को अच्छा लग रहा है ये? देखो जरा इधर, हमने क्या बताया, बैटरी ने कितना काम किया, बैटरी ने कितना काम किया, Q इंटू वी या Q स्क्वायर अपॉन C ऐसे करके। और हमारा जो इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई वो कितनी हुई, हाफ QV। और बैटरी ने कितना काम किया, QV। एनर्जी इतनी स्टोर हुई, हाफ QV। बैटरी ने कितना काम किया, एनर्जी स्टोर हुई, बैटरी ने कितना काम किया, एनर्जी कितनी स्टोर हुई। अरे यार ये लफड़ा क्या है, हाँ, बैटरी ने कितना काम किया, QV, उसे कितना मिला, बाद बाकी कहां गया, किस फॉर्म में, हाँ, कल बताया था मैंने कुछ, क्या बताया था कल, कभी भी कहीं भी फ्लो ऑफ चार्ज है तो फिर एनर्जी का लॉस होगा ही होगा। नहीं आया समझ में? अगर आपसे पूछा जाए एनर्जी का लॉस कितना हुआ तो क्या बताओगे, हाफ QV, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। आई बात समझ में कि नहीं आई? पक्की बात। बैटरी ने काम जो किया वो आधा ही हमारा काम आया, बाकी आधा एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो गया, हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो गई। क्लियर है कि नहीं है? बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, फिर हो गया आज का काम अपना, बहुत है। कल कुछ इन्हीं पर क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग, ठीक है? ये सर, ये पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखवाया है, कौन सा लिखवाया पोटेंशियल एनर्जी का, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, हाँ, तो ये जनरल फॉर्मूला है सिर्फ पैरेलल का? ये सब जगह काम करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E कहीं पर भी पता है तुम्हें, उस जगह का एनर्जी डेंसिटी निकाल लोगे तुम, समझ गए? चलो ठीक है।